सो वंस अगेन गुड इवनिंग। आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी और साथ में स्क्रीन भी आपके सामने बिल्कुल विजिबल होगी। तो ये हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का आज लेक्चर 2 है। दूसरा लेक्चर आज हम यहाँ पे देखेंगे। पहला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन पे था कि रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड आपके सिलेबस में क्यों लगा है, रिसर्च एप्टीट्यूड को हम पढ़े कैसे, वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। आज से हम विधिवत तरीके से शुरू करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड को। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरी हो, आप साथ ही साथ पूछ लें, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक विषय है, यूनिट है। और अगर हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छे से हो जाता है तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि आपके 5 में से 5 क्वेश्चन ठीक होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आपने बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है, डाउट को साथ ही साथ आपने क्लियर करते जाना है। ठीक है, उसको मैं फुल मोड में आपके लिए कर लेता हूं। आपके कोई भी क्वेश्चन है आप वीडियो के दौरान और इस लाइव सेशन के बाद क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है मीनिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अनुसंधान के अर्थ से, यानी रिसर्च का मीनिंग क्या है, अनुसंधान का अर्थ क्या है। दोस्तों, अनुसंधान यानी रिसर्च एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक प्रोसेस है जिसका उद्देश्य किसी विषय या समस्या के बारे में नया ज्ञान प्राप्त करना, या फिर पहले से कोई ज्ञान है मौजूदा ज्ञान को सत्यापित करना, यानी क्या वो सच है या नहीं, उसकी वेरिफिकेशन करना, या सिद्धांतों को विकसित करना होता है। यह एक निरंतर खोज की प्रक्रिया है, यानी ये डेली चलने वाली या फिर कॉन्टिन्यूस चलने वाली एक प्रोसेस है जो हमारे आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करती है। अनुसंधान अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों री प्लस सर्च का हिंदी पर्याय है जिसका अर्थ है पुनः खोज करना, और हिंदी में से कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे अन्वेषण कई जगह लिखा होता है, गवेषणा, मीमांसा या खोज, तो कई नाम हैं। तो सिंपल में अनुसंधान का अर्थ क्या हुआ, अनुसंधान बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, री जमा सच। और यहां से क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन यहां से कॉन्सेप्चुअली पूछे जाते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिसर्च के बारे में सही नहीं है, या फिर इनमें से रिसर्च का अर्थ किस वाक्य में सही ढंग से आपको नजर आ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। तो रिसर्च का मतलब दोबारा से खोज करना, दोबारा से खोजना, मतलब पहले से कोई ज्ञान है। यहाँ पे देखिए आप, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ये एक व्यवस्थित सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक क्यों है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप चलती है। वो आगे हम देखेंगे रिसर्च के स्टेप्स, जो 7-8 स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलती है, दैट्स मीन ये सिस्टमेटिक है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। और इसका उद्देश्य किसी समस्या के बारे में या तो हम नया ज्ञान खोजते हैं, या फिर पहले से कोई ज्ञान हमारे पास होता है, उस ज्ञान को हम सत्यापित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च का मतलब 15वीं-16वीं शताब्दी तक ये माना जाता था जो आपका सन है, सूरज है, वो क्या है, वो घूमता है, सूरज घूमता है, और आपकी जो अर्थ है, आपकी जो पृथ्वी है, वो स्टेबल है, वो स्थिर है। दैट्स मीन ये जो अर्थ है, अर्थ के इधर उधर सूरज चक्कर लगाता है। ये 15वीं-16वीं शताब्दी तक एक ज्ञान था, मौजूदा ज्ञान हमारे पास था। तो इस ज्ञान को सत्यापित किया गया। सत्यापित करने से यह पता लगा जो हमारा मौजूदा ज्ञान था वो गलत था। दैट्स मीन सूरज स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, ये हमें 16वीं-17वीं शताब्दी तक पता लगा। वैसे ही एक सिद्धांत है कि पृथ्वी शेषनाग के सिर के ऊपर टिकी हुई है, वो भी एक प्रकार का सिद्धांत था जो कि हमें शास्त्रों में मिला था। तो जैसे खगोल शास्त्र की खोज हुई तो वहां से वाले सिद्धांत भी रिजेक्ट होते गए। दैट्स मीन हमें क्या है, नया ज्ञान प्राप्त होता रहा, और ये नया ज्ञान हमें कहां से मिलता है, रिसर्च से मिलता है।
तो सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, और इसका लक्ष्य क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कोई समस्या है, फॉर एग्जांपल हमें सिरदर्द की समस्या है, सिरदर्द से हमें कैसे निजात करना है, वो एक प्रकार की समस्या है। तो सिरदर्द से निपटने के लिए हम, हो सकता है कोई टैबलेट, कोई कैप्सूल, कोई इंजेक्शन, कोई सर्जरी, वो हम शोध के द्वारा विकसित कर सकते हैं। दैट्स मीन समस्या कोई ना कोई होती है। वैसे ही सोशल साइंस में कई प्रकार की समस्याएं, फॉर एग्जाम्पल हम एरिस्टोटल को देखते हैं, तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और शोध कार्य उन्होंने सिस्टमेटिक वैज्ञानिक तरीके से किया, इसलिए राजनीति विज्ञान का पिता एरिस्टोटल को कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया, 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। क्यों? क्योंकि वहां पे एक समस्या थी। तो समस्या क्या थी वहां पे? यूनान में समस्या संविधान परिवर्तन की समस्या थी। यानी कभी वहां पे राजतंत्र आ जाता था, कभी लोकतंत्र, कभी कुलीन तंत्र, कभी कोई तंत्र, कभी कोई तंत्र। दैट्स मीन वो एक प्रकार की समस्या थी, और इस समस्या से कैसे निजात पाया जाए, एरिस्टोटल ने रिसर्च की, शोध किया। रिसर्च क्या किया उन्होंने? 158 संविधानों का शोध किया, उसमें रिसर्च की कि वहां पे क्या अच्छी चीजें हैं, क्या खराब चीजें हैं, कहां से अच्छी चीजें अडॉप्ट करेंगे, कहां से खराब चीजें हमने बाहर करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। रिसर्च यानी पहले से हमारे पास जो ज्ञान होता है उसमें दोबारा से हम नया ज्ञान जोड़ते हैं। और अर्थ के आधार पर अगर हम देखें तो अनुसंधान के 4 मुख्य पहलू हमें हमारे सामने निकल के आते हैं। रिसर्च के मेनली 4 पहलू निकल के आते हैं। पहला, ज्ञान की खोज। तो कोई भी रिसर्च की जाती है नॉलेज, ज्ञान एक्वायर करने के लिए, नॉलेज एक्वायर करने के लिए, ज्ञान की खोज के लिए रिसर्च की जाती है। एकेडमिक रिसर्च जितनी भी हमारी होती है वो ज्ञान की खोज करती है। अनुसंधान को अक्सर ज्ञान की खोज के रूप में जाना जाता है। इसमें आकस्मिक जिज्ञासा या खोज के विपरीत, यानी एकदम से आपके दिमाग में कोई बात आई और आपने ये सोचा कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, दैट्स मीन ये आकस्मिक जिज्ञासा या खोज के विपरीत जांच के लिए एक सुनियोजित और व्यवस्थित दृष्टिकोण शामिल करता है। सिंपल है, मतलब ये आकस्मिक नहीं है कि एकदम से आपके दिमाग में आया और आपने कोई खोज कर दी। ठीक है, एकदम से एप्पल गिरा और आपने ये सोच लिया जी ये क्या ग्रेविटी आ गई, कैसे आई, क्या आई, ऐसा नहीं है। हम जो रिसर्च करते हैं, देखिए रिसर्च और इनोवेशन में अंतर होता है। ठीक है, एक होता है आपका इनोवेशन, एक होता है आपका रिसर्च। ठीक है, एक होती है आपकी इन्वेंशन। 3 चीजें हैं, तीनों अलग अलग है। इनोवेशन का मतलब है जो मौजूदा ज्ञान है उसमें आधुनिक ज्ञान को जोड़ना। कोई मौजूदा ज्ञान है उसमें आधुनिक तकनीकों को जोड़ना, उसे कहा जाता है इनोवेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा टीचिंग है, टीचिंग में नई इनोवेशन क्या हुई है? टीचिंग में न्यू इनोवेशन ये हुई है कि न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। आज के टाइम पे प्रोजेक्टर हम यूज कर रहे हैं, आज के टाइम पे हम बड़े बड़े टच पैनल यूज कर रहे हैं, स्लाइड्स यूज कर रहे हैं बच्चों को समझाने के लिए। दैट्स मीन वो इनोवेशन है। इन्वेंशन क्या होता है? इन्वेंशन होती है खोज, इन्वेंशन होती है खोज। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी की खोज की गई। ठीक है, ग्रेविटी हालांकि पहले से थी बट ग्रेविटी की खोज की गई, वो इन्वेंशन है। भाप का इंजन आज तक अस्तित्व में था ही नहीं, भाप इंजन की इन्वेंशन की गई। लेकिन रिसर्च इन्वेंशन नहीं है, ना ही ये इनोवेशन है। इनोवेशन कुछ हद तक है लेकिन ये इन्वेंशन नहीं है। रिसर्च में हम क्या करते हैं, मौजूदा जो ज्ञान होता है उसमें दोबारा से हम सर्च करते हैं। मौजूदा ज्ञान वही जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल पहले मौजूदा ज्ञान ये था कि सूरज घूमता है और पृथ्वी एक जगह पे है, वो मौजूदा ज्ञान था। तो हमने उसमें क्या किया, रिसर्च किया, हमने उसको समझा, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझा, उसमें साइंटिफिक मेथड को हमने समझा और उसके बाद हमने एक नया सिद्धांत दिया। दैट्स मीन रिसर्च क्या होता है, जो पहले से ज्ञान होता है उसमें नए ज्ञान को जोड़ना, यानी ये ज्ञान की खोज है। दूसरे अर्थ में अगर हम देखें, अन्वेषण की यात्रा है एक प्रकार से। अन्वेषण का मतलब मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, रिसर्च एक प्रकार की यात्रा है। अनुसंधान को खोज के रोमांच के रूप में देखा जा सकता है, यानी कुछ इंसान ऐसे होते हैं या फिर रिसर्चर ऐसे होते हैं कि वो रोमांच के तौर पे, रोमांस के तौर पे देखते हैं खोज को कि अच्छा ये कार्ल मार्क्स ने ऐसा कहा था कि मजदूरों की तानाशाही आएगी
और उसके लिए ये सिद्धांत उन्होंने बताए हैं, इस तरीके से आएगी। अब एक कोई मतलब जिज्ञासु आदमी है जिसके अंदर लाइक वो अनुसंधान कैपेबिलिटीज इसके अंदर है, वो क्या करेगा, अच्छा ऐसा उन्होंने कहा हुआ कहीं पे, विश्व के सारे देशों की वो खोज करेगा, वो वहां पे रिसर्च करना शुरू कर देगा। दैट्स मीन कार्ल मार्क्स ने जो बोला था, कार्ल मार्क्स का जो ज्ञान था कम्युनिज्म को लेके, क्या वो सही सिद्ध हुआ है आज तक? तो वो रिसर्च करना शुरू करेगा। फिर उसको पता लगेगा कि हाँ, रूस में तो ऐसा हुआ था, रूस की क्रांति हुई। फिर जब वो गहराई में जाएगा तो उसे पता लगेगा ये तो बुर्जुआ क्रांति थी, और जैसा कार्ल मार्क्स ने बोला था वैसा तो नहीं हुआ। दैट्स मीन अनुसंधान को खोज के रोमांच के रूप में देखा जा सकता है। यह हमारी जन्मजात जिज्ञासा और अज्ञात को समझने की इच्छा से प्रेरित होता है। ठीक है, कुछ इंसानों के अंदर जन्मजात जिज्ञासा होती है। फॉर एग्जाम्पल वो नदी के किनारे जाता है और वो देखता है कि पानी नीचे को बह रहा है, तो ये पानी बह क्यों रहा है, वो भी एक प्रकार की जिज्ञासा है। वो देखता है कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो उसके अंदर जिज्ञासा आ सकती है कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, तो मैं कैसे उड़ सकता हूं, क्या मेरे पास भी ऐसी कोई कैपेबिलिटी हो सकती है कि मैं उड़ पाऊं? दैट्स मीन वो जन्मजात जिज्ञासा होती है। और जो अज्ञात होता है, जो अभी तक जाना नहीं गया, उसको समझने की इच्छा से प्रेरित होता है। जैसे ही हम किसी रिसर्च टॉपिक में गहराई से जाते हैं, हम खोज की एक ऐसी यात्रा शुरू करते हैं जो अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि और प्रगति का कारण बनता है। मतलब जैसे हम रिसर्च करते हैं, कोई भी रिसर्च साइंटिफिक तरीके से जब हम रिसर्च करते हैं तो डेफिनेटली परिणाम हमारे पास ऐसे आते हैं जो ज्ञान को और ज्यादा समृद्ध कर देते हैं, प्रगति ज्ञान में कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो पहलू हो गए। तीसरा पहलू है ज्ञान प्राप्ति के लिए व्यवस्थित पद्धति। रिसर्च क्या है? नॉलेज एक्वायर करने के लिए एक सिस्टमेटिक मेथड है। प्रभावी अनुसंधान एक सुपरिभाषित प्रक्रिया है। मतलब ये पहले से डिफाइन की हुई प्रोसेस है कि अनुसंधान ऐसे ऐसे होगा, पहले स्टेप में, दूसरे में, तीसरे में। उसमें स्टेप भी अच्छे से डिफाइन है कि स्टेप के अंदर जैसे प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है, तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन हम कैसे करेंगे, वो सिस्टमेटिक है, वो सुपरिभाषित है कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कैसे की जाएगी, कैसे हम रिसर्च को शुरू करेंगे, कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे, वो सुपरिभाषित है पहले से ही। यानी ये एक व्यवस्थित पद्धति है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर एक शोध प्रश्न, यानी कोई भी आपकी रिसर्च शुरू होती है शोध प्रश्न से। आपकी जो समस्या होती है, आप रिसर्च इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको कोई समस्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके इस तरीके से व्हील थे, आपके टायर हैं, पहिए का आविष्कार पहले इस तरीके के बनाए गए। ठीक है, इससे क्या होता था कि जोर लगता था, गड़ 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 गिरते थे ये, और इसमें काफी जोर लगता था। फिर आदि मानवों ने जो पहिए बनाए वो गोल बनाए। ये क्या है? ये घूमते थे। दैट्स मीन ये रिसर्च हुई इसमें कि पहले ऐसा था, इसमें ये गड़ 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 करके ये रुकावट आती है, फिर गोल बनाया गया। गोल बनाने के बाद उन्हें पता लगा कि पत्थर के पहिए तो टूट जाते हैं, उन्होंने लकड़ी के पहिए बनाने शुरू कर दिए आने वाले टाइम में। धीरे 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 इसमें क्या है, नई चीजें जुड़ती गई। उसके बाद लोहे के आए, लोहे के पहिए बनाए जाने लगे। फिर लोहे के पहियों से ये पता लगा कि इसमें तो फिसलन होती है और ये तो कहीं भी जा सकते हैं। उसके बाद आपके रबड़ के आए, और आज के टाइम में आपने देखा होगा आज ट्यूबलेस तरीके के टायर आपके सामने आए। दैट्स मीन जो आपकी एक रिसर्च होती है वो पहले से सुपरिभाषित होती है, व्यवस्थित होती है, और पुरानी नॉलेज को नया करने के लिए, मॉडर्न करने के लिए इसमें काम किया जाता है। और इसमें सब कुछ परिभाषित है, जैसे शोध प्रश्न हो गया, समस्या को परिभाषित करना, एक परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस तैयार करना। हाइपोथेसिस क्या होती है ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें डेटा को एकत्र किया जाता है, डेटा का विश्लेषण किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। दैट्स मीन इसके जो स्टेप है वो सिस्टमेटिक है। चौथा जो अर्थ के तौर पे हम देखें, ज्ञान की निरंतर उन्नति। रिसर्च से डे बाय डे नॉलेज उन्नत होती जाती है, समृद्ध होती जाती है। अनुसंधान ज्ञान को एक्यूमुलेट करता है और रिफाइन करता है, यानी एक्वायर भी करेगा, एक्यूमुलेट भी करेगा, संग्रहित भी करेगा, इकट्ठा भी करेगा ज्ञान को। और ज्ञान जो पहले से खराब था उसे रिफाइन करने की कोशिश करेंगे, उसको शुद्ध करने की कोशिश करेंगे। ये मौजूदा ज्ञान के विस्तार और नए सिद्धांतों के निर्माण में योगदान देता है, जो हमारे आसपास की दुनिया,
घटनाओं, व्याख्याओं और भविष्यवाणी कर सकते हैं। यानी हमारी आसपास की दुनिया को इसके द्वारा समझा जा सकता है। कोई भी घटना होती है तो रिसर्च के माध्यम से हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भूकंप आता था, पहले भूकंप आता था तो आम लोगों को यही पता नहीं होता था कि भूकंप आता क्यों है। उसमें एक सिद्धांत था कि पृथ्वी शेषनाग के सिर के ऊपर टिकी हुई है, शेषनाग जैसे हिलता है तो भूकंप आता है, ये एक प्रकार का सिद्धांत था। फिर धीरे धीरे धर्मशास्त्र से हटके विज्ञान की ओर दुनिया चली गई। फिर उसमें ये पता लगा कि इस तरीके से प्लेट्स बनी होती है, रॉक प्लेट्स बनी होती है, ये आपस में टकराती है, हिलती है, वॉल्केनोज आते हैं, उसकी वजह से क्या है, आपके आपके क्या आता है, भूकंप आता है। और आज के टाइम में हम घटनाओं को, ना केवल भूकंप की घटनाओं को समझ सकते हैं, बल्कि उसकी भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं कि ये भूकंप क्यों आया, कितनी तीव्रता का आया, वो किससे पॉसिबल हो पाया, ज्ञान की निरंतर उन्नति के कारण, जो कि रिसर्च से पॉसिबल हो पाया। दैट्स मीन अनुसंधान के 4 पहलू कौन कौन से हैं? अर्थ के आधार पे, मतलब हम ज्ञान की खोज करते हैं रिसर्च के द्वारा। ये एक प्रकार की यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती है रिसर्च की। ज्ञान प्राप्ति के लिए एक सिस्टमेटिक मेथड इसमें अपनाया जाता है और ज्ञान निरंतर उन्नति करता जाता है, डे बाय डे प्रोग्रेस करता है ज्ञान, और वो ज्यादा से ज्यादा रिफाइन यानी शुद्ध होता जाता है। अनुसंधान के अर्थ के दृष्टिकोणों की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि है। तो ये सभी को पता है, रिसर्च एक एकेडमिक गतिविधि है। ठीक है, रिसर्च एक एकेडमिक यानी शैक्षणिक गतिविधि है। अनुसंधान शैक्षणिक गतिविधियों की बेसिकली एक आधारशिला है। जितनी भी एजुकेशन दी जाती है पूरे वर्ल्ड में, वो शोध के आधार पर दी जाती है। आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ाई जाएगी जो कि मनगढ़ंत हो या फिर परंपराओं पे आधारित हो। आपको वही चीजें आपके सिलेबस में लगी होती है, आपके पाठ्यक्रम में लगी होती है, टेक्स्ट बुक में लगी होती है, जो कि अनुसंधान के द्वारा सिद्ध होती है। यह विद्वानों के लिए अपने विषयों का पता लगाने, मान्यताओं को चुनौती देने, जो पहले की मान्यताएं हैं शेषनाग वाली जैसी, उन्हें चुनौती देने और अपने संबंधित अध्ययन क्षेत्रों में योगदान करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। किसके लिए? टीचर्स के लिए या फिर स्कॉलर्स के लिए। दैट्स मीन अनुसंधान के अर्थ के तौर पे अगर हम देखें तो ये एक प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि है। दूसरा, मौलिकता और योगदान। रिसर्च केवल जानकारी जमा करने के बारे में नहीं है कि जानकारी इकट्ठी कर दी, ये ज्ञान के मौजूदा निकाय में एक मूल योगदान देने के बारे में है, यानी ज्ञान में प्लस करना, वृद्धि करना। यह योगदान नई खोजों, व्याख्याओं या नवीन कार्य प्रणालियों के विकास जैसे विभिन्न रूप ले सकता है। तीसरा, सत्य और निष्पक्षता। सत्य की खोज अनुसंधान का एक केंद्रीय सिद्धांत है। दैट्स मीन अर्थ के तौर पे अगर हम देखें, इसके दृष्टिकोण के तौर पे देखें तो रिसर्च क्या है? रिसर्च ट्रुथ को सर्च करती है, सत्य को खोज करती है कि सच क्या है, सत्य क्या है। दैट्स मीन अनुसंधान का सत्य क्या है, केंद्रीय सिद्धांत है। शोधकर्ता व्यक्तिगत राय, देखिए इसमें व्यक्तिगत राय नहीं होती है। कोई भी रिसर्च जो आपकी होती है, आप रिसर्च थीसिस लिखते हैं तो अपनी राय उसमें नहीं दे सकते कि मेरी राय ये है। आप जब भी रिसर्च लिखते हैं तो आप बोलते हैं तथ्यों के आधार पे ये सिद्ध हुआ है कि ये बात सही है। मेरी राय कुछ भी हो सकती है। मेरी राय तो ये हो सकती है कि पृथ्वी शेषनाग के सिर पे टिकी हुई है, लेकिन मेरी राय इंपॉर्टेंट नहीं है। जो तथ्य के आधार पे है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, आपने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज की है उसके माध्यम से जो निष्कर्ष निकलते हैं वही सत्य माना जाता है। दैट्स मीन इसमें क्या होता है, सत्य और निष्पक्षता होती है। निष्पक्षता का मतलब पूर्व धारणाओं के प्रभाव को कम करने का प्रयास यहां पे किया जाता है और वस्तुनिष्ठ विधियों और निष्पक्ष दृष्टिकोणों को अपनाने का प्रयास इसमें किया जाता है। ठीक है, दैट्स मीन पूर्व धारणाएं क्या होती है? पूर्व धारणाएं यानी फॉर एग्जाम्पल मैं रिसर्च कर रहा हूं यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट हैं उनके वोटिंग बिहेवियर के ऊपर, और मेरी पूर्व धारणा यह है कि यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट हैं वो काफी पढ़े लिखे हैं और वो समझदारी से वोट करते हैं, वो समझदारी से वोट करते हैं। ये मेरी पूर्व धारणा है और ये पूर्व धारणा कभी भी रिसर्च में हमें नहीं लानी चाहिए। मेरी पूर्व धारणा कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी पूर्व धारणा यह है कि यूनिवर्सिटी में जो 90% स्टूडेंट है वो हिंदू है, 10% मुस्लिम है, इसलिए यहां पे हिंदू दर्शन को मानने वाले, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले 90% स्टूडेंट है और मेजोरिटी उन्हीं की होगी।
हो सकता है उनमें नास्तिक भी, उनमें कई अलग प्रकार के। दैट्स मीन हम पूर्व धारणाओं को यहाँ पे नहीं मानते हैं। हम क्या करेंगे, पूर्व धारणा को साइड रख के यूनिवर्सिटी में जाएंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी लगाएंगे, रिसर्च डिजाइन वहां पे बनाएंगे, क्वेश्चनर बनाएंगे, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, उनकी राय लेंगे। उनकी राय के बाद जो भी आता है, हो सकता है कि 50% ऐसे हो जो हिंदू धर्म में मानते हो, 40% ऐसे हो जो नास्तिक हो, और 5% ऐसे हो जो मुस्लिम धर्म में मानते हो या फिर उसमें मान्यताएं रखते हो। और मेरी पूर्व धारणा 90% थी, जो कि बिल्कुल गलत सिद्ध हुई। दैट्स मीन हम पूर्व धारणाओं को कभी भी साथ लेकर रिसर्च में नहीं चल सकते हैं। हमें जो भी रिसर्च करनी है वो ऑब्जेक्टिव तरीके से करनी है, निष्पक्ष तरीके से करनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुसंधान की प्रकृति की अगर हम बात करें, नेचर कैसा है, रिसर्च का नेचर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरी बात कर लेते हैं, मेरा नेचर कैसा है। आप बोलोगे जी आपका नेचर ऐसा है कि आप बहुत पकाते हैं, या फिर मैं बोलूं लॉक का नेचर कैसा था, या फिर लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का नेचर कैसा था। तो लॉक कहता था कि प्राकृतिक अवस्था अच्छी है, हॉब्स ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है। दैट्स मीन नेचर कैसा है, नेचर वहां पे खराब है या फिर अच्छा है। वैसे ही इंसान का नेचर कैसा है, हो सकता मानव से प्रेम करने वाला है, किसी का नेचर ऐसा हो सकता है कि झगड़ालू है, किसी का नेचर ऐसा हो सकता है कि वो सबको साथ लेके चलता है, किसी का नेचर ऐसा हो सकता है कि अकेले चलने में वो मजे लेता है। ठीक है, वैसे ही अनुसंधान का नेचर कैसा है, रिसर्च का नेचर कैसा है, ये एक क्वेश्चन है। यानी रिसर्च का नेचर कैसा है, रिसर्च की प्रकृति कैसी है। सबसे पहले देखिए, रिसर्च की प्रकृति 3 प्रकार की है। वैज्ञानिक प्रकृति, यानी ये साइंटिफिक नेचर का है, ये रूढ़िवादी नहीं है। कुछ इंसान रूढ़िवादी हो सकते हैं, कुछ साइंटिफिक हो सकते हैं, लेकिन रिसर्च हमेशा ही साइंटिफिक होती है, रिसर्च तार्किक होती है, लॉजिकल होती है, रिसर्च बौद्धिक होती है, यानी बौद्धिक ज्ञान अर्जित इसके द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं रिसर्च वैज्ञानिक क्यों है, इसकी प्रकृति, इसका नेचर साइंटिफिक क्यों है। देखिए, व्यवस्थित और नियंत्रित, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। रिसर्च हमेशा व्यवस्थित होती है और नियंत्रित यानी कंट्रोल्ड होती है। रिसर्च एक सिस्टमेटिक और कंट्रोल्ड तरीके से किया जाता है, जिसमें स्पष्ट उद्देश्य होते हैं। जो भी रिसर्च करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होते हैं कि मैंने जो रिसर्च करनी है वो महात्मा गांधी पे करनी है, और मेरा उद्देश्य ये है कि महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा चलाई थी वो क्यों चलाई थी, वो कितनी सफल हुई, उसमें कितने लोग जुड़े थे, उसका क्या फायदा हुआ, उसके क्या घाटे हुए, इंडिया के जो लोगों को है नमक का अधिकार मिला तो कितने लोग उससे बिजनेसमैन बने, कितने लोग आत्मनिर्भर बने। दैट्स मीन मेरी जो रिसर्च होगी उसके स्पष्ट उद्देश्य होंगे, और उद्देश्य में पहले ही चैप्टर में लिख लूंगा, साइनोप्सिस में अपनी लिख लूंगा, प्रपोजल में लिख लूंगा। मतलब मेरे उद्देश्य रिसर्च के सबसे पहले क्लियर होंगे। उसके बाद विधियां, जो मेथड होंगे, मैं किस मेथड से रिसर्च कर रहा हूं, मैं क्वालिटेटिव मेथड से कर रहा हूं, क्वांटिटेटिव मेथड से कर रहा हूं। क्वालिटेटिव मेथड से अगर कर रहा हूं, दैट्स मीन मैं वहां पे जाके देख रहा हूं, ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, लोगों से मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, लोगों से मैं ग्रुप के अंदर डिस्कशन कर रहा हूं, दैट्स मीन क्वालिटेटिव मेथड यूज कर रहा हूं। क्वांटिटेटिव मेथड यूज कर रहा हूं, दैट्स मीन मैं वहां पे आंकड़ों को यूज करूंगा, नंबर्स वहां पे रहेंगे। ठीक है, तो दैट्स मीन वहां पे विधियां क्या होती है, बिल्कुल क्लियर होती है। डेटा विश्लेषण जो किया जाता है उसकी जो तकनीकें होती है वो भी बिल्कुल क्लियर होती है, साइंटिफिक होती है, पहले से परिभाषित होती है डेटा एनालिसिस की तकनीकें। बाहरी कारकों को नियंत्रित किया जाता है। देखिए, रिसर्च जैसे की जाती है, फॉर एग्जांपल हम लैब में यहाँ पे बैठे हुए हैं, लैब में बैठे हुए हैं, ठीक है, और हम एक रिसर्च करते हैं कि यहाँ पे हमने लैब के अंदर इस तरीके से ये एक नाइट्रोजन का N2 का, ये नाइट्रोजन का यहाँ पे एक जार है, और ये लैब के अंदर है, और इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने पानी मिलाना है, H2O मिलाना है। ठीक है, दैट्स मीन हम क्या करेंगे, हमने यहां पे चेक करना है कि पानी जब नाइट्रोजन में मिलाया जाएगा तो क्या होगा, और हम बाहरी वातावरण को बिल्कुल कंट्रोल कर देंगे। मतलब यहां पे केवल और केवल H2O और N2 के बीच के हम क्या है,
प्रतिक्रिया को देख रहे हैं, दैट्स मीन जो बाहरी कारक हमारे रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वो जितनी भी गैसें हैं उनको हम बिल्कुल साइड कर देंगे जार के अंदर, इस तरीके से हम मतलब उसको बनाएंगे। दैट्स मीन बाहरी कारकों को नियंत्रित करने के उपाय किए जाते हैं इसमें, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि परिणाम केवल अध्ययन के अधीन चरों के कारण है। यानी जो रिजल्ट हमारे आए हैं वो केवल और केवल जो अधीन चर है, H2O है या फिर N2 है, इनके मिक्सचर से आए हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली है, इसमें मोनोऑक्साइड नहीं मिली है, इसमें दूसरी गैसें नहीं है। जो भी परिणाम निकले हैं इन दोनों के बीच निकले। दैट्स मीन हम कंट्रोल करते हैं वातावरण को, इसीलिए कहा जाता है ये सिस्टमैटिक होती है और कंट्रोल्ड होती है। अगला, इसकी प्रकृति कैसी है, साइंटिफिक में ही आएगा, वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष। वस्तुनिष्ठ का मतलब आप बिल्कुल एक बार अपने दिमाग में रख लीजिए, वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। देखिए ट्रूथ दो प्रकार के होते हैं, सत्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ यानी वस्तुनिष्ठ सत्य, दूसरा होता है सब्जेक्टिव ट्रूथ। इस चीज को आपने याद रखना। आई होप आप लोगों को पहले से भी पता होगा, लेकिन मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मैं ये बताऊं। सच्चाई या सत्य दो प्रकार के होते हैं, एक वस्तुनिष्ठ और दूसरा व्यक्तिनिष्ठ। ठीक है, इसे कहेंगे व्यक्तिनिष्ठ। दो प्रकार के सत्य होते हैं। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ वो ट्रूथ होता है जो पूरे विश्व में एक ही है। वस्तुनिष्ठ है यानी पूरे विश्व में एक ही सत्य है। एक सत्य क्या है पूरे विश्व में, सूरज पूर्व से निकलता है और पश्चिम में ढलता है, ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है। दैट्स मीन कोई ये नहीं बोल सकता है नहीं जी दक्षिण से निकलता है। यहां पे सब्जेक्टिविटी नहीं आ सकती, यहां पे व्यक्ति के अपने विचार नहीं आ सकते। दैट्स मीन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, चार ऑप्शन आपके पास होते हैं, ठीक है, लेकिन चार में से एक ही सही होगा। दैट्स मीन ऑब्जेक्टिव आंसर उसका एक ही होगा, उसके एक से ज्यादा आंसर नहीं हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ का मतलब है रिसर्च जो होती है वो वस्तुनिष्ठ होती है। वस्तुनिष्ठ का मतलब है कि जो आपके रिसर्च से कंक्लूजन निकलता है वो यूनिवर्सल होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है, वो सब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। आप अगर कह रहे हैं कि आपके इंडिया के अंदर वोटिंग बिहेवियर विकास के कारण प्रभावित होता है और आप ऑब्जेक्टिविटी कह रहे हैं, आप जनरलाइजेशन इस चीज की करते हैं, दैट्स मीन पूरे इंडिया में वो एप्लीकेबल होना चाहिए। हिमाचल में भी, बिहार में भी, यूपी में भी, इंडिया के पूरे राज्यों में वो लागू होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, केरल में विकास के कारण होता है, बिहार के अंदर जाति के कारण होता है, हिमाचल में दल के कारण होता है, दैट्स मीन वो सब्जेक्टिव नॉलेज है, वो क्या है, अलग अलग उसके कंक्लूजन निकल रहे हैं। और इसीलिए ये एक प्रकार का द्वंद्व का विषय है, क्योंकि जो सोशल साइंस है वो सब्जेक्टिव नॉलेज होती है, फिर भी उसे साइंस कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको वस्तुनिष्ठ समझ आ गया होगा। निष्पक्ष तो आपको पता ही है, जब भी आप इंटरप्रिटेशन डाटा की करते हैं तो बिल्कुल तार्किक आधार पे करते हैं, निष्पक्ष रूप से डाटा का विश्लेषण आप करते हैं जो भी डाटा आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप डाटा लेने गए कि नरेंद्र मोदी को कितने लोग पसंद करते हैं, आपको पता लगा वहां पे 90 लोग नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं और 50 लोग नहीं करते हैं, और आप वहां पे क्या कर रहे हो, जब आप कंक्लूजन लिख रहे हैं आप बोलेंगे कि आधे लोग करते हैं जी, क्योंकि आप क्या है, आपके अंदर बायसनेस है, आपके अंदर निष्पक्षता नहीं है। क्योंकि हो सकता है आप मोदी के ऑपोजिट हो, आप बोलेंगे कि जी 50-50। दैट्स मीन ये आप नहीं कर सकते रिसर्च में, आपको डेटा का विश्लेषण ऑब्जेक्टिवली करना है, निष्पक्ष तरीके से करना है। प्रमाण आधारित, देखिए साइंटिफिक नेचर इसका इसलिए होता है क्योंकि रिसर्च क्या होती है, ये प्रमाण आधारित होती है, फैक्ट के ऊपर आधारित होती है, अनुसंधान प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए। जो प्रमाण होते हैं उसके ऊपर आधारित होना चाहिए। जिससे कहा भी जाता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन रिसर्च में प्रत्यक्ष को भी प्रमाण की जरूरत होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ है कि निष्कर्ष को, जो निष्कर्ष निकलता है उसका समर्थन करने के लिए डेटा और साक्ष्यों का होना आवश्यक होता है। तो साइंटिफिक नेचर आपको समझ आ गया। अगला देखते हैं रिसर्च का तार्किक नेचर। तार्किक का मतलब हो गया लॉजिकल होती है, यानी जो लॉजिक लगते हैं वो बिल्कुल सही लगते हैं, ऐसा इलॉजिकल चीजें इसमें नहीं होती है, इरेशनल चीजें इसमें नहीं होती है। तो सबसे पहले देखिए तार्किक तर्क, लॉजिकल रीजनिंग आपके अगली यूनिट जो लगी है तो ये रिसर्च से ही संबंधित है। तार्किक तर्क का मतलब क्या होता है, अनुसंधान में तार्किक तर्क का उपयोग निष्कर्ष निकालने और व्याख्या करने के लिए किया जाता है।
शोधकर्ता डेटा का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं डेटा का, और तार्किक निष्कर्ष निकालने के लिए अपनी तर्क क्षमता का उपयोग करते हैं। तो तर्क क्षमता आपकी इंपॉर्टेंट है, आपको लॉजिकल रीजनिंग का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये डिडक्टिव रीजनिंग है, डिडक्टिव रीजनिंग है, और डिडक्टिव रीजनिंग में कहा गया कि सभी मनुष्य, सभी प्राणी मरणशील है, सभी प्राणी मरणशील है, यानी सभी जितने भी प्राणी हैं वो मरते हैं। प्राणी में इंसान भी आगे, जानवर भी आगे, सब आगे। इसलिए आप कहोगे राम मरेगा। ठीक है, ये एक प्रकार की डिडक्टिव लॉजिक यहां पे लगता है। डिडक्टिव लॉजिक का मतलब क्या है? सभी प्राणी जब मरणशील है, ये एक जनरल टर्म है, एक जनरल टर्म है। जनरल से स्पेसिफिक यानी राम की ओर जब आप जाते हैं वो डिडक्टिव रीजनिंग ये कहलाएगी। ये जो तर्क कहलाएगा ये क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग कहलाएगी। सभी क्या हो गया? जनरलाइजेशन हो गई पूरे विश्व की, और आप कहते कि सभी मनुष्य मरणशील है, राम मरेगा। क्योंकि सभी मनुष्य मरणशील है इसलिए राम मरेगा, क्योंकि राम भी तो एक प्राणी है। दैट्स मीन ये डिडक्टिव रीजनिंग है। इसका उल्टा अगर आप चलो, इसका उल्टा होता है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या कहा जाएगा? राम मरेगा, ये पहले लिखा जाएगा, बाद में लिखा जाएगा, मतलब पहले स्पेसिफिक राम की बात की जाएगी, स्पेसिफिक से फिर आप जाएंगे जनरल की ओर, यानी सभी प्राणी मरणशील है। तो ये उल्टी चलती है। दैट्स मीन जब आपके कंक्लूजन कोई निकलते हैं तो कंक्लूजन आपको लॉजिकली वो ड्रॉ करने पड़ते हैं, लॉजिकली इंटरप्रिटेट करने पड़ते हैं। सटीकता, यानी रिसर्च में सटीकता महत्वपूर्ण है। शोधकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके डेटा एनालिसिस और निष्कर्ष सटीक और त्रुटि से मुक्त हो, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, इसमें स्पष्टता होनी चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए एक शोधकर्ता को। ठीक है, इसलिए स्पष्टता भी इसमें महत्वपूर्ण है। शोधकर्ता को अपने तरीकों, परिणामों और निष्कर्षों को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए। दैट्स मीन इसकी प्रकृति साइंटिफिक के साथ साथ क्या है? लॉजिकल भी है, तार्किक भी है। अगली प्रकृति मैंने आपको बताया था, 3 प्रकार की प्रकृति हम देखेंगे, इसकी नेचर इसका 3 प्रकार से देखेंगे। बौद्धिक, बौद्धिक मतलब ये इंटेलेक्चुअल भी है, बौद्धिक कैपेसिटी भी एक रिसर्चर के पास होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए समस्या का समाधान। अनुसंधान यानी रिसर्च का उपयोग समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। शोधकर्ता डेटा इकट्ठा करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं जो समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने में मदद करते हैं। तो डेफिनेटली इंटेलेक्चुअल क्यों है? क्योंकि ये समस्या जो होती है, प्रॉब्लम होती है, इंटेलेक्चुअल इंसानों की तरह उसका सॉल्यूशन रिसर्च के द्वारा किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति किसी समस्या का हल करता है, अपनी निजी समस्या का, वैसे ही जो एकेडमिक प्रॉब्लम होती है, एकेडमिक समस्याएं होती है, उनका हल अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है, इसलिए बौद्धिक प्रकृति इसकी मानी गई है। इसमें सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अनुसंधान में रचनात्मकता और कल्पना की आवश्यकता होती है। कल्पना यानी हाइपोथेसिस भी आपको इसमें सेट करने पड़ते हैं। कल्पना करने, अगर आप ये कल्पना कर ही नहीं सकते हैं कि इंसान उड़ भी सकता है, अगर आप ये कल्पना कर ही नहीं सकते कि इंसान उड़ भी सकता है, तो कभी इंसान उड़ ही नहीं पाता, कभी हेलीकॉप्टर, कभी जहाज का आविष्कार हो ही नहीं सकता था। दैट्स मीन एक जो अनुसंधान करता है उसकी कल्पना शक्ति उसके अंदर अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। यानी पहले की जो चीजें थी, फॉर एग्जाम्पल टायर का ही एग्जाम्पल आपको दिया, ये जो रबड़ का टायर था इसमें ट्यूब लगानी पड़ती थी और ट्यूब पंचर हो जाती थी, टायर पंचर हो गया, फिर खड़ी होगी गाड़ी और फिर टायर को ही निकालना पड़ता था। अब किसी के अंदर रचनात्मकता थी, क्रिएटिविटी थी, उसने क्या कर दिया? ट्यूबलेस टायर बना दिया। अब इसमें पंचर भी हो जाए तो सीधा पंचर लगाओ, टायर निकालने की जरूरत ही नहीं है। दैट्स मीन सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति शोधकर्ताओं के पास होनी चाहिए, और आलोचनात्मक यानी क्रिटिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला कि देखो जी अगर आप 10 फुट से छलांग मारोगे तो आपकी टांगे टूट जाएगी, ये आपको बोल दिया किसी ने। अब अगर आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है तो आप ये जिंदगी भर मान के चलोगे कि अगर मैंने छलांग मारी टांगे टूट जाएगी, पीछे से आपके शेर पड़ गया, आप छलांग डर के मारे मार ही नहीं पाओगे।
दैट्स मीन आपको क्रिटिकल सोच आपके अंदर होनी चाहिए। कार्ल मार्क्स कहा करते थे डाउट एवरीथिंग, यानी सभी चीजों के ऊपर शक करो, तभी आपके अंदर क्या है, सृजनात्मकता आएगी, तभी आपके अंदर अनुसंधान की कैपेबिलिटी डेवलप होगी और आप समझ पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये प्रकृति 3 प्रकार की हमने देखी, यानी 3 प्रकार का नेचर है इसका। साइंटिफिक नेचर है, इसका लॉजिकल नेचर है और इसका बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल नेचर है। अब देखते हैं विशेषताएं। तो डेफिनेटली हमने अर्थ देख लिया, रिसर्च का अर्थ क्या होता है, दोबारा से खोज करना, पहले से जो अर्जित ज्ञान है उसमें नए ज्ञान को जोड़ना, ठीक है, वो हमने देख लिया। इसके नेचर को देख लिया, नेचर से बहुत सी इसकी जो हमारी विशेषताएं हैं वो वैसे ही क्लियर हो गई है। तो देख लेते हैं फिर भी अनुसंधान की विशेषताएं। सबसे पहली सिस्टमैटिक, यानी ये सिस्टमैटिक होती है। दूसरी होती है इसकी वस्तुनिष्ठता, यानी ये ऑब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है इसमें। इसमें विश्वसनीयता होती है, दैट्स मीन रिसर्च जो होती है वो रिलायबल होती है। वैधता होती है इसमें, तार्किकता होती है इसमें, वैज्ञानिकता होती है इसमें। तो एक एक करके देखते हैं विशेषताओं को, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये सिस्टमैटिक होती है, यानी जो भी रिसर्च आपकी होती है योजनाबद्ध तरीके से की जाती है। इसमें योजना के तरीके जो होते हैं वो चरण दर चरण प्रोसेस के थ्रू डिफाइन किए होते हैं, ठीक है। डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण, व्याख्या के लिए निर्धारित विधियां होती है। पहले से रिसर्च मेथोडोलॉजी है, ऐसा नहीं कि आपने नई रिसर्च मेथोडोलॉजी बनानी है, पहले से बनी बनाई है। आपने कोई एक्सप्लोरेटिव रिसर्च करनी है, एक्सप्लोर करना है तथ्यों को, साइंटिफिक रिसर्च करनी है तो वहां पे एक्सप्लोरेटिव मेथड है। आपने सिर्फ व्याख्या करनी है चीजों की तो आपके पास एक्सप्लेनेटरी मेथड है। आपने हिस्टोरिकल रिसर्च करनी है, हिस्ट्री के तथ्यों को आपने देखना है, इतिहास के तथ्यों को आपने देखा है, हिस्टोरिकल मेथड आपके पास पड़े हुए हैं। आपने सिर्फ क्वालिटी चेक करनी है, क्वालिटेटिव मेथड यूज करें। आपने मात्रात्मक करनी है तो क्वांटिटेटिव मेथड यूज करें। दैट्स मीन इसकी विधियां निर्धारित है पहले से योजनाबद्ध तरीके से। नियंत्रण, यानी हम बाहरी कारकों को नियंत्रित करते हैं, नियंत्रण करना जरूरी होता है, ठीक है। और ये कैसे करते हैं वो आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। संगठन, यानी डेटा को व्यवस्थित रूप से संग्रहित और व्यवस्थित किया जाता है ताकि विश्लेषण और व्याख्या आसानी से हो। दैट्स मीन हमारी जो रिसर्च होती है वो संगठित होती है पूरी सिस्टमेटिक तरीके से, चैप्टर वाइज, उसमें हर चीज संगठित होती है ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। ऑब्जेक्टिविटी होती है, दैट्स मीन पूर्वाग्रहों का अभाव, इसमें हमारे कोई भी पूर्वाग्रह नहीं चलेगी। पहले की जो हमारी नॉलेज है, पहले की नॉलेज, अपनी नॉलेज बोल रहा हूं, पहले की नॉलेज हो सकता है किताबों की नॉलेज है या फिर जो आपकी साइंटिफिक नॉलेज है, उसको पूर्वाग्रह नहीं बोलेंगे। पूर्वाग्रह वो होंगे जो हमारी सोच है, हमने जो सोच रखा है, तो उसका अभाव इसमें रहता है, दैट्स मीन वस्तुनिष्ठता है। निष्पक्ष विश्लेषण इसमें करते हैं हम। सत्यनिष्ठा, यानी शोधकर्ता सत्यनिष्ठ तरीके से डेटा प्रस्तुत करते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार भी करते हैं अगर उनसे कोई गलती हो जाती है। विश्वसनीयता, यानी ये रिलायबल होता है, रिलायबिलिटी इसमें होती है। पहली प्रतिकृति योग्यता, यानी रिप्लिकेबिलिटी। रिप्लिकेबिलिटी का मतलब क्या है, अन्य शोधकर्ता समान परिणाम प्राप्त करने के लिए समान तरीकों का उपयोग करके अध्ययन को दोहराने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपने जो रिसर्च की है, आपने बोला देखो जी मैंने जो रिसर्च की है वो 3 चरणों में की है। कैसे मैंने 3 चरणों में की? पहला चरण ये था कि मैंने फॉर एग्जांपल बॉल को ऊपर फेंका, ये जो बॉल थी इसको मैंने ऊपर फेंका, ऊपर फेंकने के बाद ये 30 मीटर गई, 30 मीटर के बाद ये वापिस आई और ये पृथ्वी से टकराई, पृथ्वी से टकराने के बाद ये 10 मीटर और ऊपर उछली। दैट्स मीन आप अगर ये बोल रहे हैं कि अगर 30 मीटर गेंद हवा में फेंकी जाती है, 30 मीटर गेंद हवा में फेंकी जाती है और वहां पे डेफिनेटली बाह्य कारक यहां पे नहीं होंगे, बाह्य कारकों को नियंत्रित करना पड़ेगा। बाह्य कारक क्या होंगे यहां पे, जैसे हवा है, हवा भी आपका प्रेशर है, प्रेशर को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी लैब में आप ये कर रहे हैं, किसी बंद कमरे में कर रहे हैं, तो आप बोलोगे 30 मीटर अगर गेंद ऊपर फेंकी जाती है, वापिस आने के बाद पृथ्वी से टकराने के बाद कठोर सतह भी डिफाइन होगी कि कैसी सतह होगी, कठोर होगी, लचीली होगी, मिट्टी होगी, क्या होगी, और इससे टकराने के बाद ये 10 मीटर उछलेगी।
आप अगर ये बोल रहे हैं, आप ये जनरलाइज कर रहे हैं, पूरे विश्व के लिए बोल रहे हैं कि मेरी रिसर्च साइंटिफिक है, तो इसमें रिप्लिकेबिलिटी यानी प्रतिकृति योग्यता होनी चाहिए। अगर आपकी तरह ही कोई अन्य व्यक्ति भी 30 मीटर गेंद को ऊपर फेंके और टकराने के बाद वो 10 मीटर जानी चाहिए, वो 11 या 12 मीटर नहीं जानी चाहिए। अगर 11-12 मीटर जा रही है, दैट्स मीन आपकी रिसर्च कैंसल, आपके जो शोध है वही गलत साबित हो जाता है। वैसे दैट्स मीन इसमें प्रतिकृति योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं पानी के बारे में यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप बोलोगे कि पानी जी 100 डिग्री पर उबलता है। आपने ये बोला पानी 100 डिग्री पे उबलता है, तो यहां पे उबाला, फ्रांस में उबाला, चीन में उबाला, इंग्लैंड में उबाला, कहीं भी तो 100 डिग्री पे उबलता है। दैट्स मीन ये साइंटिफिक नॉलेज है, इसमें रेप्लिकेबिलिटी होती है, प्रतिकृति योग्यता होती है। अगला संगतता यानी कंपेबिलिटी, यानी परिणाम एक अध्ययन से दूसरे अध्ययन में और समय के साथ सुसंगत होने चाहिए। यानी जो भी परिणाम होते हैं, आपके जो परिणाम पहले अध्ययन में निकले, दूसरे अध्ययन में भी वो सुसंगत होने चाहिए, मतलब दूसरे अध्ययन में भी वैसे ही निकलने चाहिए। लगभग प्रतिकृति की तरह ही है ये। स्थिरता, डेटा संग्रह और विश्लेषण की प्रक्रियाएं स्थिर और सुसंगत होनी चाहिए। यानी डेटा अगर आप एसपीएसएस से कर रहे हैं या फिर आप खुद भी डेटा को विश्लेषित कर रहे हैं, तो उसकी जो प्रोसेस होनी चाहिए साइंटिफिक होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। मतलब वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कोई अलग आदमी डेटा इंटरप्रिटेशन कर रहा है तो उसका कोई और ही अर्थ निकल पाए, ये नहीं होना चाहिए इसमें। वैधता यानी कि वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब कि वैध भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अवैध हो जाए, आपने जो कहा वो गलत साबित हो जाए। दैट्स मीन इसकी वैधता यानी वैलिडिटी होनी चाहिए। वैलिडिटी बेसिकली 3 प्रकार की होती है, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी और स्ट्रक्चरल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी का क्या मतलब है? यह सुनिश्चित करना कि परिणाम वास्तव में अध्ययन के अधीन चरों के कारण हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था H2O और N2 के बीच हमने ये परीक्षण किया, ठीक है, H2O को N2 में हमने डाला। दैट्स मीन आंतरिक वैधता क्या होगी? हम बोलेंगे कि देखो जी, जब हमने ये परीक्षण किया था यहां पे CO2 नहीं था, यहां पे अन्य गैसें नहीं थी, यहां पे ऑक्सीजन भी नहीं थी, यहां पे दूसरी गैसें नहीं थी। दैट्स मीन इंटरनल वैलिडिटी ये इसकी होगी कि केवल और केवल इन दो के बीच प्रतिक्रिया को हमने देखा है और ये कंक्लूजन हमारा निकला है। दूसरों को हमने दूसरी गैसें ही कमरे से बाहर कर दी थी, लैब से बाहर कर दी थी। दैट्स मीन वो हो गई इंटरनल वैलिडिटी। दूसरा बाहरी वैधता यानी एक्सटर्नल वैलिडिटी, यह सुनिश्चित करना कि परिणाम अध्ययन के नमूने से जनसंख्या के लिए सामान्यकृत किए जा सके। यानी आप जो सैंपलिंग करते हैं, आपने जो नमूना लिया वो सामान्यकृत किए जाने चाहिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप ये बैठे हैं और आपने चावल उबाले, आपने एक डब्बे में चावल उबाले और उसमें से आपने एक नमूना लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने एक रिसर्च की, आपने ये रिसर्च की कि चावल 20 मिनट में उबल जाते हैं अगर हम 300 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। ठीक है, 300 डिग्री टेम्परेचर अगर हम रखते हैं तो 20 मिनट में चावल उबल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक नमूना लेंगे, 20 मिनट के बाद यहां से चावल के कुछ दाने लेंगे, 2-4 दाने, और उनको हम टेस्ट करेंगे। उनको ऐसा नहीं होता, ऐसा तो कभी नहीं होता कि आप पूरा डब्बा ही ले लो, डब्बे को ही आप चेक करोगे। आप एक नमूना लेते हैं, वहां से 3-4 चावल के दाने जितने भी आपने लिए और उसको टेस्ट किया, हाँ पक गए। दैट्स मीन हम उसको क्या कर सकते हैं, सामान्यकृत कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं उस चीज को। दैट्स मीन अगर ये 10 दाने पके हैं तो इसमें जो करोड़ों दाने हैं वो भी पके हैं। दैट्स मीन बाहरी वैधता उसको कहा जाता है कि जो हमारा नमूना होता है, जो हमारा सैंपल होता है, जो हमारे रिस्पोंडेंट होते हैं, उनसे जो हमने डाटा लिया है, ये डाटा साइंटिफिक है और पूरी दुनिया के ऊपर ये लागू हो सकता है, उसे कहा जाता है बाहरी वैधता। तीसरा संरचनात्मक वैधता, स्ट्रक्चरल वैलिडिटी, ये सुनिश्चित करना कि मापन उपकरण वास्तव में चरों को माप रहे हैं जिनका उनका इरादा है, जिनके लिए उनका इरादा है। तो स्ट्रक्चरल वैलिडिटी, दैट्स मीन हमने जो मापन उपकरण यूज किए हैं, जो हमने मेथोडोलॉजी यूज की है, वो साइंटिफिक होनी चाहिए, वो उसके अनुरूप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम देख रहे हैं हिस्ट्री को, इतिहास को हम देख रहे हैं कि हमने जी अशोक का इतिहास देखना है कि अशोक के इतिहास के दौरान क्या हुआ था, और वहां पे हम क्या एक्सप्लोरेटरी मेथड यूज कर रहे हैं। तो एक्सप्लोर क्या करेंगे, अशोक तो नहीं है ना, उसके टाइम का कुछ हमारे पास बचा हुआ है, हमें तो हिस्टोरिकल मेथड वहां पे यूज करना पड़ेगा। दैट्स मीन वैलिडिटी आपकी मेथोडोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगला है लॉजिकली यानी तार्किकता।
तार्किकता इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। दैट्स मीन तार्किक निष्कर्ष यानी डेटा का विश्लेषण तार्किक रूप से किया जाता है और निष्कर्ष डेटा का समर्थन करता है। यानी जो डेटा है, फॉर एग्जांपल डेटा हमें मिला कि इंडिया के कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, हमें डेटा मिला कि 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, और हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वो इस डेटा के आधार पे ही निकाल सकते हैं। दैट्स मीन हम कह सकते हैं भारत की अगर 100 करोड़ पॉपुलेशन है, 20 करोड़ अगर उसके गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो भारत में 20% लोग क्या है, गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। ठीक है। संगतता यानी निष्कर्ष एक दूसरे के साथ और मौजूदा ज्ञान के साथ सुसंगत हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मौजूदा ज्ञान ये है कि पृथ्वी घूमती है और आपका निष्कर्ष ये निकला जी पृथ्वी तो घूमती है लेकिन सूरज भी घूमता है, तो ये नहीं हो सकता। दैट्स मीन संगतता आपकी होनी चाहिए। जो आपके निष्कर्ष निकले हैं वो वास्तविक जो पहले से सत्य जो खोजा जा चुका है उसके अनुरूप वो होने चाहिए, उसमें वृद्धि करने वाले होने चाहिए। स्पष्टीकरण यानी निष्कर्ष स्पष्ट और समझने में आसान होने चाहिए। वैज्ञानिकता की अगर हम बात करें तो शोध अनुभवजन्य यानी इंपीरिकल होता है। वैज्ञानिकता में शोध क्या होता है, इंपीरिकल होता है, अनुभवजन्य होता है। अनुभवजन्य का मतलब क्या है, हमारी 5 इंद्रियां है, 5 इंद्रियों के आधार पे हम ज्ञान ले सकते हैं। 5 इंद्रियां कौन कौन सी है हमारी, नाक, सूंघकर, हम जीभ से जिह्वा, ठीक है, हम जीभ से यानी उसका टेस्ट लेके पता कर सकते हैं, हम सुनकर, हम छूकर, ठीक है, यह हमारी नाक, जिह्वा, सुनकर, छूकर और देखकर, ये 5 इंद्रियां। इन 5 इंद्रियों के आधार पे जो हम ज्ञान लेते हैं, ज्ञान को एक्सेप्ट करते हैं, उसे कहा जाता है इंपीरिकल, अनुभवजन्य ज्ञान। इसका मतलब यह है कि वास्तविक दुनिया से डेटा पर आधारित होता है। शोध क्या होता है, वास्तविक दुनिया से डेटा पर आधारित होता है, ना कि केवल तर्क पे, केवल ये लॉजिक पे नहीं होता है। वास्तविक दुनिया क्या कहती है वो इंपीरिकली उसका भी पता होना चाहिए। ये वास्तविक केवल तर्क पर होता है, मतलब वास्तविक दुनिया पे होता है, केवल तर्क और अटकलों या राय पर नहीं। अनुभवजन्य शोध में शोधकर्ता व्यवस्थित रूप से डेटा इकट्ठा करते हैं, जैसे कि प्रयोग करते हैं वो लोग, सर्वेक्षण करते हैं, वो ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं या फिर वो इंटरव्यू ले सकते हैं। उसके माध्यम से डाटा अनुभवजन्य यानी इंपीरिकल तरीके से इकट्ठा किया जाता है। इसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी वैज्ञानिक विधि के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का पालन इसमें किया जाता है। इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है, डेटा का विश्लेषण सांख्यिकीय तरीकों से भी किया जा सकता है, और सबसे लास्ट में सामान्यकरण किया जा सकता है, जनरलाइजेशन की जाती है। तो जनरलाइजेशन का मतलब है कि मेरी ये जो रिसर्च है, मैंने ये रिसर्च 300 लोगों पे की है, लेकिन 300 लोग जो नमूने थे, जो सैंपल थे, ये सैंपल ऐसे थे, इसको मैं कह सकता हूं कि ये 300 लोग पूरे हिमाचल के 77 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी अगर 300 लोग ऐसे हैं मेरे रिसर्च के आधार पे, तो 77 लाख लोग भी ऐसे ही है। दैट्स मीन मैं उसका सामान्यकरण कर सकता हूं, उसे मैं लागू कर सकता हूं आम लोगों के ऊपर। ठीक है। और सबसे लास्ट में देखते हैं इसका निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के तौर पे वही है, शोध क्या है, बेसिकली एक वैज्ञानिक प्रोसेस है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें विशेष या नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए सिद्धांतों और विधियों के तहत प्रयोग या अध्ययन किया जाता है। ये सुसंगत मेथोडोलॉजी का उपयोग करता है जिससे निर्णय किए जा सकते हैं और इसके नतीजे परंपरागत ज्ञान को आधुनिक बनाते हैं। शोध में नए सिद्धांतों की खोज और समझ प्राथमिक ध्येय होता है। इसके लिए वैज्ञानिक धारावाहिता, प्रयोग, विश्लेषण और सिद्धांतों के पुनरावलोकन का उपयोग किया जाता है। शोध के अंतर्गत अद्वितीयता का मतलब है कि ऐसा हमने कॉन्सेप्ट निकाला है जो पहले नहीं था, उसमें इनोवेशन हो सकती है, नवाचार हो सकता है, उसमें क्रिएटिविटी हो सकती है, इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है और विशिष्ट ज्ञान की रचना इसके माध्यम से की जाती है। तो ये हमारा पहला लेक्चर था रिसर्च एप्टीट्यूड का, जिसके अंदर हमने क्या समझा, रिसर्च का मीनिंग, रिसर्च का अर्थ क्या होता है, रिसर्च के अर्थ के साथ हमने देखा रिसर्च के
दृष्टिकोण क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है, और रिसर्च के विशेषताएं या करेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर यूजफुल लगा होगा, आप लोगों को अच्छे से ये समझ भी आया होगा जो भी मैंने आपको बताया। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपके कोई पहले के क्वेश्चन? ओके, तो आप लोगों के अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है। सर नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग समीर जी, कौशल्या जी, मोनिका जी, पुनीत जी।